हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, संपूर्ण राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। इन टॉप 100 क्वेश्चन में संपूर्ण राजस्थान जीके हम कवर करके चलेंगे। आप चाहे राजस्थान हाईकोर्ट, एलडीसी, ग्रुप डी, पटवार, ग्राम सेवक, रीट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान का जीके आता हो, यहाँ से आपके एग्जाम में 100% बनेंगे ही बनेंगे। आपको कोई नहीं बोलेगा 100% बनेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ से आपके पास 100% क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस दोस्तों आप डेनी क्लासेस की ऐप पर भी दे सकते हैं। संपूर्ण राजस्थान जीके में हर सुबह 9 बजे टेस्ट होता है। ये टेस्ट बाद में सेव भी रह सकता है, आप बाद में भी दे सकते हैं। हर सुबह 9 बजे टेस्ट होता है। संपूर्ण राजस्थान जीके का टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज ये टेस्ट चलता है। इसकी आपको पीडीएफ भी मिलती है, तो आप यहाँ से भी टेस्ट दे सकते हैं। आज हम टॉप 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे आपको आपकी तैयारी का पता लगेगा, साथ साथ आपको क्या पढ़ना चाहिए ये भी आपको पता लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपको पूरा ध्यान रखना है, 10.41%। अगला है, राजस्थान पाकिस्तान के साथ कुल कितने किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? राजस्थान पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, कुल कितने किलोमीटर की बनाता है? तो दोस्तों कुल 1070 किलोमीटर की बनाता है। 5920 क्या है? कुल स्थलीय सीमा है। 4850 क्या है? राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा है। और 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हम पाकिस्तान के साथ बनाते हैं, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। पूरी डिटेल याद रखोगे, एग्जाम में अच्छे से करके आओगे। अगला है, बीकानेर पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? बीकानेर पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की बनाता है? तो दोस्तों बीकानेर 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो न्यूनतम बनाता है। 210 की बात करें तो 210 श्रीगंगानगर बनाता है। 464 जैसलमेर बनाता है, जो सर्वाधिक भी है। 228 बाड़मेर बनाता है। तो ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। अगला है, हरियाणा राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? हरियाणा अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, कितने किलोमीटर की बनाता है? 89 पंजाब बनाता है, ध्यान रखना है, पंजाब बनाता है। 1262 हरियाणा बनाता है। 877 यूपी में है जाट, कितने जाट? 8 और रहते हैं 7, तो 877 यूपी बनाता है। 1600 एमपी बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1262। अगला है, झालावाड़ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, जो कि मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। झालावाड़ कितने किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? झालावाड़ कितने किलोमीटर की बनाता है? तो दोस्तों झालावाड़ एक जिला है जो हमारा एमपी के साथ 520 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, राजस्थान के 8 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य अथवा देश के साथ सीमा नहीं बनाते। निम्न में से कौन सा उन 8 जिलों में नहीं आता? हमें पता है 8 जिले हैं, पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद। ये 8 जिले हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? द है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा इसमें नहीं होगा। पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद ये बनाते हैं, तो भीलवाड़ा इसका आंसर द हो जाएगा। अगला है, धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला कब बना? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। उस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे। 27वां बना धौलपुर, जो 15 अप्रैल 1982 को बनता है। 12 दौसा राजसमंद 28, 29, 30वें बने, जो 10 अप्रैल 1991 को बने थे। 12 जुलाई 1994 क्या है? हमने बात की 12 दौसा राजसमंद, उसके बाद में बने थे हनुमानगढ़ और करौली। 12 जुलाई 1994, 19 जुलाई 1997 को ये दोनों बने थे। पूरी डिटेल याद रखोगे, एग्जाम में कहीं नहीं अटकोगे आप। अगला है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तथा उसकी ऊंचाई कितनी है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। 81 मीटर जिसकी ऊंचाई है, जो प्रतापगढ़ में आता है। 81 का उल्टा करो 18,
तो 18 राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रसिद्ध सीता माता अभयारण्य, जिसे उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है, किस जिले में स्थित है? सीता माता अभयारण्य कहाँ है आपको बताना है। तो प्रतापगढ़ में स्थित है। चीतल की मातृभूमि भी ये कहलाता है। सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है। मैंने आपको राजस्थान की ज्योग्राफी शानदार ट्रिक्स के साथ करवाई हुई है, आप वहाँ से देखो, वीडियो देखते देखते आपके सब कुछ याद भी होगा, तो वहाँ से आप ज्योग्राफी कवर कर सकते हैं। अगला है थार का नखलिस्तान कहलाता है। थार का नखलिस्तान क्या कहलाता है? तो लाठी सीरीज थार का नखलिस्तान कहलाता है। वहीं सेवण घास पाई जाती है, जिसका साइंटिफिक नेम लेसियूरस सिंडिकस है। वहीं राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण पाया जाता है, जिसे हम अर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स कहते हैं। डिटेल जितनी हो ज़्यादा इकट्ठी करो, जितना ज़्यादा नॉलेज रखोगे एग्जाम में उतना ही अच्छा पेपर आप करके आओगे। अगला है गोडावण को राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? गोडावण को राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला? 1981 में इसे राज्य पक्षी का दर्जा मिला था। अगला है रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं? हम राजस्थान के मरुस्थल में हमने अच्छे से पढ़ा था। रेगिस्तान का मार्च मतलब रेगिस्तान का आगे बढ़ना। रेगिस्तान के मार्च से मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ती है। जैसलमेर का नाचना गांव रेगिस्तान के मार्च के लिए जाना जाता है। सारी डिटेल हमको ध्यान रखनी है। अगला है राजस्थान में मरुस्थल के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप कौन सा है? मरुस्थल के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप कौन सा है? तो दोस्तों बरखान है। ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होता है, गतिशील होता है, इसलिए मरुस्थल के सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप बरखान बालू का स्तूप है। अगला है काजरी की स्थापना कब की गई? काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। सारी डिटेल हमको ध्यान रखनी है, तो द इसका आंसर हो जाएगा। अगला है आफरी का मुख्यालय कहाँ है? काजरी का मुख्यालय जोधपुर में है और आफरी का मुख्यालय भी जोधपुर में ही है। काजरी और आफरी दोनों का मुख्यालय जोधपुर में है। आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान इसकी फुल फॉर्म होगी। अगला है निम्न में से लूणी नदी किस जिले में नहीं बहती है? लूणी नदी किस जिले में नहीं बहती है आपको बताना है। इसकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। अब ना जा जोधा पाली, अब अजमेर बाड़मेर, अब ना नागौर, जा जालोर, जोधा जोधपुर, पाली पाली। तो इसमें से सिरोही द हो जाएगा। द इसमें नहीं बहती है, सिरोही में नहीं बहती है। अगला है निम्न में से कौन सी नदी लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है? लूणी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? एक ट्रिक बताई थी। बाज सासू मिली, बाज बांडी जैसे जवई, सासू सागी सूकड़ी, मिली मीठड़ी और लीलड़ी। तो इसमें से हमारे पास फागी द आंसर हो जाएगा। द लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है, फागी इसकी सहायक नदी नहीं है। अगला है कौन सा जिला राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहलाता है? राजस्थान की कुबड़ पट्टी जहाँ फ्लोराइड की समस्या ज़्यादा है, तो राजस्थान की कुबड़ पट्टी नागौर कहलाता है। नागौर जिला राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहलाता है। अगला है अरावली पर्वतीय प्रदेश है, अंगारा लैंड का अवशेष है, तेतीस सागर का किसका है? जितने भी पर्वत हैं पठार हैं वो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। मरुस्थल और मैदान तेतीस सागर के अवशेष हैं। ध्यान रखना आपको, मरुस्थल और मैदान तेतीस सागर के अवशेष हैं। पर्वत और पठार गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स, गोंडवाना लैंड का अवशेष। अगला है वर्तमान में अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। 930 मीटर औसत ऊंचाई है। 692 क्या है? अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर है, मीटर नहीं है, किलोमीटर है। 550 क्या है? अरावली की राजस्थान में कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। केवड़ा की नाल दर्रा स्थित है। केवड़ा की नाल दर्रा कहाँ है? केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, देवबारी दर्रा, ये सब कहाँ है? तो दोस्तों ये सारे उदयपुर में स्थित हैं। उदयपुर इसका आंसर हो जाएगा ब।
अगला है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, जो सीकर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरी खो है जो उत्तरी अरावली के अंतर्गत आती है। बेराट की पहाड़ियाँ, तोरावठी पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ भी सीकर में स्थित हैं। उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ है? अधिकतर लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है, क्योंकि सोच समझकर आंसर नहीं देते हैं। उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? उदयनाथ की पहाड़ियाँ उदयपुर में नहीं हैं। उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में स्थित है। तो इसका आंसर द हो जाएगा, अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं। अगला है मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गोरमजी या मायरजी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तारागढ़ दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। सारा सब कुछ हमको ध्यान रखना है। 25वां प्रश्न है, गुरु शिखर को किसने संतों का शिखर कहा है? गुरु शिखर को किसने संतों का शिखर कहा था? तो राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जो ऊंचा होगा वो उड़ेगा। कैसे ध्यान रखेंगे? जो ऊंचा होगा वो उड़ेगा। तो उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जो आबू पर्वत खंड के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब, उड़िया का पठार। अगला है भाकर क्या है? उपजाऊ भूमि है क्या? तो उपजाऊ भूमि तो नहीं है। मरुस्थल में की जाने वाली कृषि है, ये भी नहीं है। सिरोही में तेज ढाल वाली पहाड़ियाँ, तो सिरोही में तेज ढाल वाली पहाड़ियाँ भाकर कहलाती हैं। सिरोही में जो तेज ढाल की पहाड़ियाँ हैं उन्हें हम भाकर कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला है इसराना भाकर व रोजा भाकर कहाँ हैं? मैंने बताया सिरोही में तेज ढाल वाली पहाड़ियाँ भाकर कहलाती हैं, लेकिन इसराना भाकर और झारोला भाकर ये सिरोही में नहीं है। इसराना भाकर, रोजा भाकर, झारोला भाकर ये जालोर के अंदर आती हैं। तो जालोर में है, आपको ध्यान रखना है। ब इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बोराट का पठार कहलाता है। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य पठारी क्षेत्र। गोगुंदा उदयपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद, इनके जो मध्य पठारी क्षेत्र है उसे हम बोराट का पठार कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, यही प्रश्न इन्हीं में से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छे से आप इनकी तैयारी करो, कुछ भी यहाँ से छोड़ना नहीं है। यही वो प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार हमसे पूछे जाते हैं। तो आपको इनका अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य पठारी क्षेत्र। भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के मध्य ऊंचाई पर स्थित उपजाऊ क्षेत्र ऊपरमाल का पठार कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग कहलाता है। जो चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग वो क्या कहलाता है? तो ये मेसा का पठार कहलाता है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग कहलाता है। आंसर हो जाएगा ए। उड़िया का पठार अभी हमने बात की थी, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। अगला है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भाग अवशेष है। पर्वत और पठार किसके अवशेष हैं? गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। तो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का अवशेष हो जाएगा। आंसर ब हो जाएगा इसका। अगला है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सोच समझकर आंसर देना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा है, जिला नहीं पूछा है हमसे। तो स्थान माउंट आबू हो जाएगा, जहाँ 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू होगा। अगला है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? अब की बार आपको जिला बताना है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में संतरे होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको। अरब सागर में माही की सोप जा शालू, अरब सागर में माही नदी, सोप सोम और पश्चिमी बनास। माही की सोप जा से जाखम और सालू से
साबरमती और लूणी। तो इनमें से जो नहीं है वो अरब सागर में नहीं गिरती है, तो पार्वती नदी उत्तर द हो जाएगा इसका। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बंगाल की खाड़ी की क्या ट्रिक थी? बंगाल की खाड़ी में चंपा, काली बन, बाण खावे। बंगाल की खाड़ी में चंपा, काली बन, बाण खावे। चंपा चंबल और पार्वती, काली काली सिंध, बन बनास, बाण बाणगंगा, खाबे खारी और बेसे बेड़च। तो इसका आंसर हो जाएगा रूपा रेल, उत्तर द हो जाएगा इसका। ये नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला है, निम्न में से कौन सी आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है? आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है। ट्रिक क्या थी? घर में रूपा का रूप साका, घर में रूपा, घर से घग्गर, घर में से मेन था, रूपा रूपा रेल, का कांकनी, रूप रूपनगढ़, साका से साबी और का से कांतली नदी। तो इसका आंसर माही हो जाएगा। माही नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है। अगला है, माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। माही नदी जो मेहद झील से निकलती है, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बांसवाड़ा के खादू गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, बांसवाड़ा के खादू गांव से। अगला है, चूलिया जलप्रपात कहाँ है, वह किस नदी पर है? जैसे चूलिया जलप्रपात, जैसे चंबल नदी और जैसे ही चित्तौड़गढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, चंबल नदी पर है। यहीं से आगे आकर इसमें बामनी नदी भी मिलती है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो पूरी तरह राजस्थान में बहती है। चंबल है क्या? चंबल तो नहीं है। माही, लूणी, बनास। तो इसका आंसर बनास होगा। बनास पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। एचएम सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 480 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, किस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है? किस नदी के तल को हम स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं? तो घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। आपको ईमानदारी से बताना है 100 में से कितने आपको पहले से आते हैं, कितने आपके सही हुए हैं। अगला है, किस झील को ढेबर झील भी कहते हैं? ऐसी कौन सी झील है जो ढेबर झील के नाम से भी जानी जाती है? तो जैसमंद झील ढेबर झील के नाम से भी जानी जाती है। इसमें 7 टापू भी हैं, सबसे बड़ा बाबा का भागड़ा और सबसे छोटा प्यारी। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1950 में सिंचाई हेतु 2 नहर भी निकाली गई थी, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, आना सागर झील के किनारे सुभाष उद्यान दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर यहाँ पर आता है, इसको देखता है और यहाँ पे सुभाष उद्यान दौलत बाग का निर्माण करवाता है। आगे चलकर शाहजहाँ भी आता है जो यहाँ पे 12 दरी का निर्माण करवाता है। तो इसका आंसर ब हो जाएगा, जहांगीर। अगला है, निम्न में से कौन सा जिला बीकानेर संभाग में नहीं आता? ऐसा कौन सा जिला है इनमें से जो बीकानेर संभाग में नहीं आता? हमारे पास ट्रिक क्या थी? बिग चूहा, बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, चूहा से चूरू, रह से हनुमानगढ़। तो जैसलमेर इसका आंसर हो जाएगा। जैसलमेर बीकानेर संभाग में नहीं आता, जैसलमेर तो जोधपुर संभाग में आता है। तो उत्तर द हो जाएगा इसका। अगला है, राजस्थान की प्रथम वन नीति को केंद्र सरकार द्वारा कब अनुमोदित किया गया था? राजस्थान की प्रथम वन नीति कब अनुमोदित की गई थी? तो 18 फरवरी 2010 को ये अनुमोदित की गई थी। उत्तर ए हो जाएगा, 18 फरवरी 2010। अगला है, राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कौन सी है? तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रणथंबोर बाघ परियोजना राजस्थान की सबसे प्रथम पहली बाघ परियोजना है। अगला है, केवलादेव घना पक्षी विहार में साइबेरियन सारस किस ऋतु में आते हैं? केवलादेव घना पक्षी विहार जो भरतपुर में है, साइबेरियन सारस आते हैं किस ऋतु में आते हैं? तो दोस्तों ये शीत ऋतु में आते हैं। साइबेरिया में शीत ऋतु में काफ़ी ठंड पड़ती है, तो ये अपनी जान बचाने के लिए शीत ऋतु में आते हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार में ये आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ब, शीत ऋतु में। अगला है, राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? क्या सरिस्का है या सरिस्का ए, कुंभलगढ़, माउंट आबू, कौन सा है? तो दोस्तों सरिस्का ए राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है। सरिस्का इसका आंसर मत कर देना, सरिस्का से ही अलग होकर सरिस्का ए बना है। तो इसका उत्तर होगा ब, सरिस्का ए।
अगला है कौन सा अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। अभी मैं जब आपको राजस्थान के अभयारण्य करवा रहा था उसमें इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था। जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो माउंट आबू अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास द माउंट आबू अभयारण्य। अगला है राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य जो जैसलमेर के अंतर्गत आता है कौन सा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है। 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 31 दूनी 62, तो 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर ए हो जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान। अगला है कौन सा अभयारण्य गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। गागरोनी तोते जहाँ पाए जाते हैं, हम बात कर रहे हैं दर्रा वन्यजीव अभयारण्य की। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य की बात कर रहे हैं, झालावाड़ वाला क्षेत्र इसमें आता है। गागरोन का किला कहाँ है, झालावाड़ में ही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब दर्रा वन्यजीव अभयारण्य। अगला है मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे। मेवाड़ में किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, तो बप्पा रावल ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। 115 ग्रेन प्रति सिक्का था। बप्पा रावल ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। अगला है मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किसने किया था, जिसने हूणों की राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह भी किया था, इसलिए राजकुमारी से विवाह किया था, इसलिए नौकरशाही का गठन भी किया था। हम बात कर रहे हैं अल्लट की। अल्लट ने सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया था। उत्तर स हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है मेवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। मेवाड़ का कौन सा शासक है जिसने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था, तो दोस्तों जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था, जो मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनी थी। मेवाड़ की प्रथम राजधानी नागदा थी, दूसरी आहड़ और तीसरी चित्तौड़ बनी थी, जिसने जैत्र सिंह ने जिसको राजधानी बनाया था। आपको ध्यान रखना है। उत्तर ब हो जाएगा इसका। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का दुर्ग जीतकर इसका क्या नाम रखा था। 1303 में चित्तौड़ का दुर्ग जीत जाता है। चित्तौड़ का प्रथम शाका होता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे खिजर खां को यह दुर्ग दे देता है, इसका नाम खिजराबाद रखता है। तो इसका आंसर स हो जाएगा खिजराबाद। मेवाड़ का भीष्म पितामह कहलाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं। इस प्रश्न का ज़्यादातर उत्तर में फर्स्ट ऑप्शन में आपको राव चूड़ा मिलेगा। राव चूड़ा इसका आंसर नहीं है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर कुंवर चूड़ा है। कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, जो राणा लाखा का बेटा था। यह आपको ध्यान रखना है। उत्तर ब होगा। अगला है एकलिंग जी के मंदिर के चारों तरफ परकोटे का निर्माण किसने करवाया था। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। इसके चारों तरफ परकोटे का निर्माण मोक्कल ने करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ब मोक्कल। अगला है राणा कुंभा ने किस विजय के पश्चात विजय स्तंभ विक्ट्री टावर का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा ने सारंगपुर की विजय के पश्चात विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 122 फीट 9 मंजिला, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। ये सारा सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा स सारंगपुर का युद्ध की विजय पश्चात। अगला है एकलिंग महात्म्य किसकी रचना है। सारंग व्यास की है। ये कान्हा व्यास है, ध्यान रखना, इसको कान्हा व्यास कर लेना। तो कान्हा व्यास की ही एकलिंग महात्म्य रचना है। एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग राणा कुंभा ने राजवर्णन नाम से लिखा था। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला है बयाना का युद्ध कब हुआ। बयाना का युद्ध भरतपुर में, बयाना जिसे कब्रगाहों का शहर भी कहा जाता है, ये युद्ध कब हुआ था। तो 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था। 17 मार्च 1527 को रूपवास तहसील भरतपुर में गंभीर नदी के किनारे खानवा का युद्ध हुआ था। तो बयाना का युद्ध ए हो जाएगा 16 फरवरी 1527। अगला है गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो 18 जून 1576 को हुआ था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को यह युद्ध हुआ था। तो ए उत्तर हो जाएगा 21 जून 1576। राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था। एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था। तो राजस्थान का प्रथम एजीजी लोकेट पहनता था, और लोकेट से ध्यान रखेंगे मिस्टर लोकेट था। ब में दे रखा है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस
1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नानी देखे एब, नानी देखे एब, ना से नसीराबाद, नी से नीमच, नानी दे से देवली, खे से खेरवाड़ा, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। तो शुरुआत नसीराबाद अजमेर से हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा ए नसीराबाद। अगला है राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ? तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। उत्तर ब हो जाएगा, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। अगला है त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन थे, जिन्हें हम दा साहब भी कहते थे, जिनके बचपन का नाम बद्रीनाथ था? हम बात कर रहे हैं हरिभाऊ उपाध्याय की। उत्तर ए हो जाएगा, हरिभाऊ उपाध्याय। अगला है मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हमारे पास ट्रिक थी शोगो माही, शोभाराम कुमावत, गोकुल लाल असावा, माणिक्य लाल वर्मा, शोगो माही, ही से हीरालाल शास्त्री। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा शोभाराम कुमावत, जो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री था। उत्तर हो जाएगा ए। अगला है एकीकरण के किस चरण में प्रदेश के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो एकीकरण के किस चरण में किया गया था? दूसरे चरण में किया गया था। दूसरे चरण में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, डेनियल क्लासेस की ऐप पर संपूर्ण राजस्थान जीके में आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप वहां से टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं। हर सुबह 9 बजे आप वहां पे टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छी करना चाहते हैं, तो हर सुबह 9 बजे वहाँ टेस्ट दें, आपको साथ साथ उसकी PDF भी मिल जाएगी। अगला प्रश्न है राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अभी यही प्रश्न मैंने YouTube पे भी पूछा था। 75% से ज़्यादा लोगों का उत्तर गलत है। दोस्तों राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा स, 1 नवंबर। अगला है विजय सिंह पथिक का मूल नाम था। विजय सिंह पथिक मूल नाम क्या था? जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इनका मूल नाम भूप सिंह गुज्जर था। उत्तर द हो जाएगा, भूप सिंह गुज्जर। अगला है पंछीड़ा गीत किसने गाया था? पंछीड़ा गीत किसने गाया था? माणिक्य लाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत गाया था। उत्तर हो जाएगा ब, माणिक्य लाल वर्मा। संभ सभा की स्थापना किसने की थी? 1883 में संभ सभा की स्थापना हुई थी। किसने की थी? गोविंद गिरी ने संभ सभा की स्थापना की थी। स से संभ सभा, स से सिरोही। तो 1883 में संभ सभा की स्थापना सिरोही में गोविंद गिरी द्वारा की गई थी। उत्तर ए हो जाएगा। अगला है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं? काफ़ी बार एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। उत्तर ए हो जाएगा। अगला है भोजन थाली मेला कहाँ लगता है? भोजन थाली मेला कहाँ लगता है, कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कामा भरतपुर का भोजन थाली मेला प्रसिद्ध है। उत्तर ए, कामा भरतपुर। अगला है गोगाजीरा रसावला किसकी पुस्तक है? गोगाजीरा रसावला किसकी पुस्तक है? तो कवि मेह की पुस्तक है गोगाजीरा रसावला। आशिया मोर्जी की कौन सी पुस्तक है? पाबू प्रकाश आशिया मोर्जी ने लिखी थी। रामदेव जी की बात करें तो इन्होंने 24 बाणियाँ लिखी थी। अगला है मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? मल्लीनाथ जी ने पीड़ाजान तिलवाड़ा में रूप दिखाया। मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मेला लगता है। लूणी नदी के किनारे ये मेला लगता है, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर ए हो जाएगा। बेणेश्वर मेला कब लगता है? जहाँ सोम, माही और जाखम नदी का त्रिवेणी संगम होता है। ये मेला लगता कब है? जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। तो माघ पूर्णिमा को। उत्तर ब हो जाएगा, माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला लगता है। अगला है कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है?
कोलायत बीकानेर में इनका मेला लगता है। उत्तर ए कोलायत बीकानेर। अगला है गुड़ले का त्यौहार कब मनाया जाता है। गुड़ले का त्यौहार हम कब बनाते हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बनाते हैं क्या, नहीं बनाते। चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही गुड़ले का त्यौहार मनाया जाता है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर ब हो जाएगा इसका। अगला है बड़ी तीज कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है। बड़ी तीज जिसे कजली तीज भी कहा जाता है कहाँ की प्रसिद्ध है। ब से बड़ी तीज और ब से ही बूंदी, तो बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। अगला है राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कहाँ से होता है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो श्रावणी तीज से शुरुआत होती है ले डूबी गणगौर और गणगौर से त्योहारों का अंत हो जाता है। तो इसका आंसर द हो जाएगा, गणगौर पे त्योहारों का अंत होता है। अगला है बीना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है। बीना ईसर की गवर पूजते हैं जैसलमेर में बीना ईसर की गवर पूजी जाती है। उत्तर द जैसलमेर। अगला है लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है। लांगुरिया कौन सा मेला लगता है। लांगुरिया गीत गाया जाता है, जहाँ लक्खी मेला भी बढ़ता है, तो केला देवी से संबंधित है। यहाँ केला देवी का लक्खी मेला भी बढ़ता है। उत्तर द हो जाएगा। अगला है सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। सीताबाड़ी बारा सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है, बारा में। तो उत्तर हो जाएगा ए सहरिया जनजाति। अगला है पृथ्वीराज विजय के लेखक थे। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर चंद्रबरदाई नहीं है, ये पृथ्वीराज रासो नहीं है, पृथ्वीराज विजय है। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक थे, जयानक भट्ट इसके लेखक थे। उत्तर ए हो जाएगा जयानक। सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर लिखी थी, आपको ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड इन्हें हम राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। अगला है कुवल्यमाला किसके द्वारा लिखी गई। कुवल्यमाला किसने लिखी थी। उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला लिखी थी। उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला लिखी थी। उत्तर ए हो जाएगा। अगला है मेमंद कहाँ का आभूषण है। मेमंद आभूषण कहाँ का है, कहाँ पहना जाता है। तो दोस्तों सिर में मेमंद आभूषण पहना जाता है। उत्तर ए हो जाएगा सिर का। 86वां प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध बर्मा मंदिर कहाँ है। विश्व प्रसिद्ध बर्मा जी का मंदिर कहाँ है। तो विश्व प्रसिद्ध बर्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में है। एकमात्र बर्मा जी का मंदिर है पुष्कर अजमेर में, जहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला भी लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर ब हो जाएगा। अगला है मूसी महारानी की छतरी कहाँ है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है। काफ़ी बार मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो अलवर में मूसी महारानी की छतरी है। उत्तर हो जाएगा स अलवर में। 88वां प्रश्न है वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। 100 द्वीपों का शहर कौन सा जिला कहलाता है। तो बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर या 100 द्वीपों का क्षेत्र कहलाता है। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। उत्तर ए हो जाएगा बांसवाड़ा। अगला है चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ है। आभानेरी में। आभानेरी दौसा में चांद बावड़ी है। उत्तर द आभानेरी दौसा में चांद बावड़ी है। 90वां प्रश्न है सरगासुली स्थित है। ईसरलाट या सरगासुली कहाँ है। ईसरलाट या सरगासुली जयपुर में स्थित है। जयपुर में ईसरलाट या सरगासुली है। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है। पटवों की हवेली जिन्हें देखकर हमें गुमान आता है, गुमान चंद ने इन हवेलियों का निर्माण करवाया था। तो पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। उत्तर हो जाएगा ब जैसलमेर। अगला है शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजीब शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ स्थित है। शक्कर पीर बाबा नरहड़ के पीर जिन्हें हम बोलते हैं, इनकी दरगाह कहाँ है। नरहड़ झुंझुनू में इनकी दरगाह है। उत्तर इसका ब होगा नरहड़। अगला है सहेलियों की बाड़ी स्थित है। सहेलियों की बाड़ी संग्राम सिंह सेकंड ने जिसका निर्माण करवाया था, कहाँ स्थित है। तो उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी स्थित है। उत्तर स हो जाएगा उदयपुर। अगला है भीनमाल जालौर में जन्मे महाकवि माघ की प्रमुख रचना कौन सी है।
महाकवि माघ जिनका जन्म भीनमाल नागौर में हुआ था। शिशुपाल वध इनकी रचना है। शिशुपाल वध उत्तर ब हो जाएगा। 95वां प्रश्न है, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजा फहराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नेजा कहते हैं। रुणेसा जैसलमेर में रामदेव जी का मेला लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर ब हो जाएगा, नेजा। अगला है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। ये प्रश्न भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। उत्तर ए चेतक इसका आंसर नहीं होगा। चेतक उनका घोड़ा था। महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद और लूणा थे। मर्दाना कौन था? मान सिंह का हाथी मर्दाना था। और हवाई अकबर का हाथी हवाई था। तो उत्तर हो जाएगा ब, राम प्रसाद व लूणा। राम प्रसाद को अकबर पकड़ कर ले जाता है, इसका नाम पीर प्रसाद रखता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। हल्दी घाटी के युद्ध में कौन था सेनापति महाराणा प्रताप का? हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती तो महाराणा सांगा का एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। हकीम खां सूरी पठान। हकीम खां सूरी पठान हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। यह शेरशाह सूरी के यहाँ से आया था। तो हकीम खां सूरी पठान उत्तर ब इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, कानड़ देव प्रबंध किसकी रचना है? कानड़ देव प्रबंध किसकी रचना है? तो कवि पद्मनाभ की कानड़ देव प्रबंध रचना है। अगला है, चित्तौड़गढ़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पे विजय स्तंभ की बात नहीं हो रही, यहाँ जैन कीर्ति स्तंभ की बात हो रही है। तो इसका निर्माण जीजा या जीजाक ने करवाया था। उत्तर हो जाएगा स, जीजा या जीजाक ने। अंतिम प्रश्न हमारे पास, महाराणा कुंभा ने किस विजय के पश्चात कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया था? महाराणा कुंभा ने बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बदनौर विजय के पश्चात ही इन्होंने कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया था। ये 100 प्रश्न हो गए। आपके इसमें से कितने सही होते हैं ये बताना आपको। साथ साथ जो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं उनको भी आप नोट डाउन करना, उनको भी अच्छे से ध्यान रखना। एग्ज़ाम में आपको काफ़ी यहाँ से सहायता मिलेगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, वीडियो जितना हो सके आपके फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपने डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन करें, काफ़ी हेल्प आपको यहाँ से भी मिलेगी। थैंक यू।